प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को उत्तर प्रदेश के एक दिनी दौरे में 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने के साथ ही प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री सिद्धार्थनगर और वाराणसी के दौरे में कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम सुबह 10:15 बजे सिद्धार्थनगर पहुंचेंगे। वहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद वह वाराणसी जाएंगे। वह वाराणसी में मेहंदीगंज में जनसभा कर आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना को राष्ट्रीय को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का शुभारंभ भी करेंगे। यह देश भर में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने वाली एक देशव्यापी व सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गोद लिए से घाट एक खूबसूरत गुलाबी पत्थरों से बने गलियारे में शुभारंभ भी करेंगे। सड़क के दोनों तरफ की प्राचीन इमारतों को उनके मूल स्वरूप के साथ खूबसूरत बनाया गया है। साथियों, जब मूल सुविधाएं मिलती है तो बड़े सपने देखने का हौसला और सपनों को पूरा करने का जज्बा पैदा होता है। जो बेघर है, झुग्गी में है, जब उसको पक्का घर मिले, जब घर में शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो, नल से जल आए, तो गरीब का आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। अब ये सुविधाएं तेजी से गरीब तक पहुंच रही है, तो गरीब को भी पहली बार एहसास हो रहा है कि आज जो सरकार है वो उसका दर्द समझती है, उसकी परेशानी भी समझती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां अपने वादों और घोषणा पत्रों के साथ जनता के बीच में हैं। इस क्रम में सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया बड़ा ऐलान। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था की जंजार हालत सबने देखी। उन्होंने आगे कहा कि सस्ते और अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी हो बीमार मुफ्त होगा। 10 लाख तक इलाज सरकारी, यानी अगर यूपी कांग्रेस सरकार बनाती है तो सभी बीमारियों के लिए सरकार 10 लाख का मुफ्त इलाज मुहैया कराएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित केदारनाथ दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी ने मंदिर की सजावट और मूलभूत व्यवस्थाओं को समयबद्ध पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही गढ़वाल मंडल विकास निगम और पांडवों और केदारनाथ में 40 से अधिक अतिरिक्त टेंट लगवाने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने यात्रा व्यवस्थाओं से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए केदारनाथ में पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम में चर्चा की। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को केदारनाथ में वरिष्ठ और अति वरिष्ठ अतिथियों के भ्रमण को ध्यान में रखते हुए धाम में सुरक्षा व्यवस्था, संचार सहित अन्य व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने को कहा। उन्होंने वीआईपी ड्यूटी के दौरान सभी कर्मियों को पहचान पत्र निगृहित करने को कहा, जिससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। डीएम ने केदारनाथ में साफ सफाई पर विशेष जोर दिया। साथ ही केदारपुरी में सफाई व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। यहाँ के प्रत्येक जगह की सफाई कर वहाँ चूना डाला जाए। इसके अलावा केदारपुरी में ठंड से बचने के लिए प्राप्त अलावा की व्यवस्था के लिए पूर्ति अधिकारी और डीएमओ को निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। यहां पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उनकी अगवानी की। यहां से अरविंद केजरीवाल 7 साल पुराने मामले में सुल्तानपुर एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए रवाना हुए हैं। बता दें, 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन समेत अन्य आरोपियों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अमेठी में केस दर्ज हुआ था। अभियोजन पक्ष की ओर से
पैरवी में कोई रुचि नहीं ली जा रही थी, जिसका नतीजा रहा कि मुकदमे में सुनवाई काफ़ी समय से लंबित है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से डीएम को पत्र भेजकर शासन स्तर पर इस मुकदमे के सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए भी कहा था, जिससे कार्रवाई आगे बढ़ सके। एमपी एमएलए कोर्ट के जज पीके जैन ने सभी को तलब किया है। वहीं सोमवार को अरविंद केजरीवाल अयोध्या में सरयू आरती में भी शामिल होंगे। इसके बाद मंगलवार को केजरीवाल रामलला और हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करेंगे। पुंछ के भाटा धुरिया इलाके में रविवार को हुई मुठभेड़ लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकी की मौत हुई है। उसका नाम जिया मुस्तफा बताया जा रहा है। वह 2003 से कोट बहलावल जेल में बंद था। कश्मीरी मीर की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में 2 पुलिसकर्मी और सेना के एक जवान घायल हुआ। बता दें कि जिया को एक ठिकाने की पहचान करने ले जाया गया था। यहाँ कुछ दिन पहले फायरिंग हुई, जिसमें सेना के 3 जवान एक जेसीओ शहीद हुए थे। जिया के पहुंचने पर भी आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुस्तफा भी इस मामले में घायल हुआ था। फायरिंग की वजह से उसे समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका और उसकी मौत हो गई। मुंबई के अपार्टी इलाके में क्रूज पोत से मादक पदार्थ की जब्ती मामले में स्वतंत्र गवाह ने रविवार को दावा किया है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी के अधिकारी और कुछ अन्य लोगों ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान से मामले में गिरफ्तारी बेटे आर्यन खान को रिहा कराने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की है। मामले में गवाह प्रभाकर सेल ने मीडिया को बताया कि एनसीबी अधिकारियों ने उनसे 9 से 10 करोड़ कागजों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा। हालांकि एनसीबी अधिकारी ने आरोपों से इनकार करते हुए इसे पूरी तरह से झूठ और दुर्भावनापूर्ण बताया है। त्यांचे मग ते व्हिडिओज वगैरे मी बघितले, पुण्याची प्रकरण वगैरे। आज मी हा जो व्हिडिओ सादर करत आहे कारण की मला समीर वानखेडे यांची मला भीती वाटायला लागली। कारण की माझ्या मिसेसचाही काही दिवसापूर्वी फोन आलेला आणि तिला पोलिसांचे फोन गेलेले फक्त इन्क्वायरीसाठी। तर आज माझ्या फॅमिलीला जर काही झालं तर मग मी कोणासाठी जगायचं? म्हणून आज मला समीर वानखेडेंची भीती वाटायला लागली। म्हणून मी आज व्हिडिओच्या मार्फत तुम्हाला सर्वांना सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे। धन्यवाद। केंद्रीय अर्धसैनिक बल आईटीबीपी के जवान 3448 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी की सुरक्षा के अपने प्राथमिक उद्देश्य के तहत सेना के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैनात है। आईटीबीपी के प्रवक्ता के मुताबिक पुलिस पदक से सम्मानित होने वाले 20 में से 8 जवानों को पिछले साल 15 जून को गलवान नाला में मृत भूमि की रक्षा के लिए उनके वीरतापूर्ण कार्य, सावधानी पूर्वक योजना और सामरिक अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन करने के लिए पुलिस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। पूर्वी लद्दाख के फायरिंग 4 क्षेत्र में 8 मई 2020 को चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प के दौरान वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए आईटीबीपी के 6 जवानों को पीएमजी से सम्मानित किया गया है, जबकि बाकी 6 जवानों को उसी दिन लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स के पास असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस के स्थापना दिवस पर रविवार को बल के कर्मियों को बधाई दी और कहा कि जब भी देश को उनकी जरूरत पड़ी उन्होंने आदमी साह व समर्पण के साथ जवाब दिया। मोदी ने आईटीबीपी के 60वें स्थापना दिवस पर एक ट्वीट में कहा कि अरुणाचल प्रदेश में घने जंगलों से लेकर हिमालय में बर्फ वाली चोटियों तक हमारे आईटीबीपी के हिमवीरों ने देश के आह्वान पर आमदे साह व समर्पण दिखाया है। पुंछ जिले में छिपे आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान के 14वें दिन रविवार को एक जंगल के अंदर भारतीय सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी दल पर आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में 3 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। इस मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। गिरफ्तारी पाकिस्तानी आतंकवादी जिया मुस्तफा मुठभेड़ स्थल पर घायल हो गया था। हालांकि बाद में आतंकी की मौत हो गई। उसे भाटा डूरियन
जंगल में एक ठिकाने की पहचान करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा ले जाया गया था। तलाशी के दौरान जब टीम ठिकाने के पास पहुंची तो आतंकवादियों ने गोलियां चला दी। इसमें से 2 पुलिसकर्मियों और सेना का एक जवान घायल हो गया। मुस्तफा को भी चोट आई। भारी गोलीबारी के कारण उसे घटनास्थल से नहीं निकाला जा सका। मुस्तफा लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी है। पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर के रावलकोट में रहने वाला मुस्तफा पिछले 14 साल से जम्मू की कोट भलवाल जेल में बंद था और जांच के पीछे हुई आतंकवादियों के साथ उसके संबंध का खुलासा होने के बाद उसे पुलिस रिमांड पर मंडल स्थानांतरित कर दिया गया था। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से कहा कि मुस्तफा दक्षिण कश्मीरी से गिरफ्तार होने से पहले उसी रास्ते में से जम्मू कश्मीर में घुस गया था। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत के दूसरे चरण का समुद्री परीक्षण रविवार को शुरू हुआ। योजना के तहत अगले साल अगस्त में इसे नौसेना में शामिल किया जाना है। भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा और जटिल युद्धपोत करीब 40,000 टन वजनी है और अगस्त महीने में इसने सफलतापूर्वक 5 दिन की समुद्री यात्रा पूरी की थी। योजना के तहत अगले साल अगस्त में इसी नौसेना में शामिल किया जाना है। भारत में बना अब तक का सबसे बड़ा और जटिल युद्धपोत करीब 40,000 टन वजन है और अगस्त महीने में इसने सफलतापूर्वक 5 दिन में समुद्री यात्रा पूरी की थी। पहले चरण में परीक्षण के बाद नौसेना ने कहा कि युद्धपोत पर लगी प्रणालियों का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया। स्वदेशी विमान विभाग युद्धपोत विक्रांत रविवार को दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण के लिए कोच्चि से रवाना हुआ। निर्माण के साथ भारत उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जो स्वयं आधुनिक विमानवाहक युद्धपोत का निर्माण कार्य कर सकते हैं। इस युद्धपोत के निर्माण पर करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस विमानवाहक पोत से MiG-29 के लड़ाकू विमान, कामोव 31 हेलीकॉप्टर और MH-60R बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर का परिचालन, 1700 लोगों के रहने के लिए करीब 2,300 कूपे बनाए गए हैं। महिला अधिकारियों के रुकने के लिए खास कूपे शामिल हैं। विक्रांत अधिकतम करीब 28 नॉटिकल मील की रफ्तार से चल सकता है। सामान्य गति 18 नॉटिकल मील है। F7500 नॉटिकल तक का सफर कर सकता है। ISE 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा और 59 मीटर ऊंचा है। इसका निर्माण वर्ष 2009 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने शुरू हुआ था। भारत के पास इस समय एकत्र विमान वाहक पोत INC विक्रांत मिलित सेवा में है। ICIC विक्रांत ने 8 अगस्त को अपना पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था। IC के डिजाइनर वस्तुकार मेजर मनोज कुमार ने विमान वाहक संबंधी तथ्यात्मक विवरण साझा किया था और कहा था, इसमें इस्तेमाल किए गए इस्पात से हम 3 एफिल टावर बना सकते हैं। पोत में 2 ऑपरेशन थिएटर के साथ पूरी तरह से कार्यशील चिकित्सा के परिसर हैं। पोत पर कम से कम 2000 कर्मियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक रसोई है। रसोई में स्वचालित मशीनें हैं। हैंगर में 20 विमान खड़े कर सकते हैं। देश भर में महिलाओं ने रविवार को अपने सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। शाम को चांद देखकर वे अपना व्रत तोड़ेंगी। हालांकि आज चांद के दीदार में देर हो सकती है। यह बादलों के पीछे छुपकर आंख मिचौली खेल सकता है। राजधानी और आसपास के इलाकों में रविवार को मौसम ने मिजाज बदला। यह 2 दिन की तेज धूप और गर्मी के बाद कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली। इससे मौसम सुहाना हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग IDMD ने बताया था कि राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को बारिश होने की संभावना है। राजधानी और आसपास के इलाकों में रविवार को मौसम ने मिजाज बदला। यहाँ 2 दिन की तेज धूप और गर्मी के बाद कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली। इससे मौसम सुहाना हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को बारिश होने की संभावना है। इस मौसम में न्यूनतम तापमान औसत से 2 डिग्री अधिक 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 82% दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने का अनुमान है।
आईएमडी ने 22 अक्टूबर को एक बयान जारी किया था। इसमें कहा था दक्षिण पश्चिमी मानसून के 26 अक्टूबर के आसपास पूरे देश से समाप्त होने की संभावना है। साथ ही उसी तारीख को दक्षिण पूर्व, यद्यपि भारत में भी पूर्वांतर मानसून की बारिश शुरू होने की संभावना है। दक्षिण केरल, तमिलनाडु, माहे, पुडुचेरी और काराकिल में अलग अलग भारी बारिश के साथ प्रायद्वीप भारत में वर्षा की गतिविधि बढ़ने की संभावना है।